हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। मैं आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो पहले ही उपलब्ध करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया 11th में भी और 12th में भी, दोनों में ही। 12th वाली जो है उसमें 2 क्लासेस है और 11th वाले में 1 क्लास है। आज मैं अकाउंट का सिलेबस लेके चल रही हूँ। आज मैं अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्टनरशिप से रिलेटेड 4 चैप्टर है। चारों को चैप्टर से मिला के आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो रहे थे, 39 मार्क्स हो रहे थे। अगर आप एक एक, तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं 49 का पहले क्लियर करवाना चाहती हूँ। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो ज़्यादा नंबर का है उस पर ज़्यादा फोकस करना ही अच्छा होता है, ताकि क्या हो कि आपको बाद में ये नहीं लगे कि हम, अगर कोई 39 मार्क्स वाला बच्चा है वो पास होना चाहे तो 36 में नंबर लाके मुझे पास ही होना ये ठीक नहीं लगता है, तो उसके लिए 39 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वो इन 4 टॉपिक्स को, मतलब एक जो टॉपिक है पार्टनरशिप पूरा का पूरा, उसमें 4 चैप्टर आ रहा है। 4 चैप्टर को पढ़ के ही इतने मार्क्स अचीव कर सकता है। और जो ज़्यादा परसेंटेज बनाना चाहता है और अच्छे से लिखना चाहता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो उस पर डिपेंड करता है पूरा कि उसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ और आपको एक एक टॉपिक अच्छे से बता सकती हूँ। अगर कोई टॉपिक को ऐसा कि आपको समझ में नहीं आए, सवाल करवाएं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ सकते हो, या फिर मैंने आपको 2 सवाल करवाए, किताब के अंदर 3 सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो वापस कि आप मैम इस सवाल में ये क्वेश्चन था, हमें इतना समझ में नहीं आया, इतना समझ में आया, या फिर मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन करवा दिए। टाइम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान से मेरे को बता देना कि क्या है, किस तरीके से करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास शुरू करूँ तो आपको पहले वही चीज़ बताऊँ, ताकि आपका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और पहले पूछने से पहले एक बार ये काम कर जरूर करना कि उसको अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो को 2 बार देखो। अगर उस वीडियो को 2 बार देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट कर देना, फिर मैं आपको अगला टॉपिक बता दूंगी, वही का वही टॉपिक, फिर अपना दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अपने जो ये 39 मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको 39 में से 39 पूरे के पूरे लाने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको आप किस तरीके से पढ़ना है। आप चाहते हो कि मैं ना ये पूरी किताब पढ़ के 39 मार्क्स लाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और आप ये सोचो मैं सवाल छोड़ दूँ, तो सवाल छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सवाल भी आने वाले ही है एग्जाम में। ऐसे नहीं कक्षा में क्वेश्चन आएंगे कि ये कर लो या फिर ये कर लो, इन दोनों में से ऐसा क्वेश्चन है नहीं। ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो भी सवाल इसके अंतर्गत आएंगे, या फिर आपकी किस्मत अच्छी हो, पेपर बनाने वाला अच्छा हो, तो फिर कहीं एक क्वेश्चन में थ्योरी का पार्ट दे दे और एक क्वेश्चन में सवाल दे दे। पर ज़्यादातर तो ऐसा होता नहीं है, बोर्ड के पेपर में दोनों ही दिए जाते हैं, दोनों तरफ सवाल ही दिए जाते हैं। अगर अथवा में एक आधा कोई क्वेश्चन आ भी है तो ज़्यादातर अथवा वाले आपके इतने आते नहीं, ठीक है। और जो कॉलेज के कर रहे हैं, कॉलेज में तो पता ही है कि एक अथवा में आता है, एक थ्योरी का पार्ट आता है, एक सवाल आता है, तो उसके हिसाब से देख लेता है उसके, तो उसको ये थिंकिंग हो तो ऐसा नहीं है। और जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होंगे पार्टनरशिप में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो देखें तो बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी पार्टनरशिप होती है, 12th क्लास में पार्टनरशिप होती है। 12th क्लास के बाद जब वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाते हैं तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल आते ही है, उनकी जनरल एंट्री आती ही है, और उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो भी आते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि वो पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले उनका और फिर आगे जाए। और मैं यहाँ से भी जो क्वेश्चंस बनेंगे पार्टनरशिप के बारे में मैं वो भी बताती जाऊँगी जूनियर अकाउंटेंट। आपने देखा होगा जब मैंने अपने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, इकोनॉमिक्स में मैंने जो एएसओ के लायक क्वेश्चन आने वाले थे तो उसमें मैंने बता दिए थे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। जितने क्वेश्चन आने वाले थे मैंने उनके पीछे नंबर कर दिए। फिक्स नहीं है उससे से क्वेश्चन आए, बट हाँ उससे क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। अगर आ जाता है उसमें क्वेश्चन तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, और नहीं आता है तो भी आपको नॉलेज तो रहेगा ही। और ऐसा नहीं है, आपने खुद देखा होगा बुक्स कितनी बड़ी बड़ी आती है। आपने जब गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते हैं तो बुक्स कितनी बड़ी बड़ी आती है, हर एक पार्ट पढ़ना पड़ता है, बट उसमें जो क्वेश्चन क्या आता है वो गवर्नमेंट वाला ही जाने। बट हाँ उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जूनियर अकाउंटेंट में भी वही है, ठीक है। तब मैं अपना चैप्टर शुरू कर रही हूँ। अपने क्या पढ़ रही है, अकाउंटेंसी पढ़ रहे अपन, अकाउंटेंसी पढ़ रहे अपन, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है अपना लेसन। लेसन फर्स्ट कौन सा है, साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणा, अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है साझेदारी, साझेदारी का मतलब क्या होता है वो पता है आपको। साझेदार, चलो ठीक है, साझेदार का मतलब नहीं पता, बट इंग्लिश में बहुत सारे जन ऐसे होंगे जिनको पार्टनर का मतलब पता होगा। अरे हमने तो ये काम किया था, हमने ये पार्टनरशिप में किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, ये बोलते हैं आप लोग कि हाँ नहीं मैंने ये गलती की थी, ये भी मेरी गलती का बराबर पार्टनर है, ऐसे बात करते हो। कभी कभी आप स्कूल में ही होंगे जैसे ही बात करते होंगे। तो पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि कुछ भी मतलब फर्म होती है, यहाँ पर फर्मों को किस तरीके से हैंडल करना है वो सारा इसके अंतर्गत आता है अपना। फिर है सेकंड,
अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, पहले मैंने ये सारे टॉपिक्स बताया आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? तो इसमें सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहले ये अपने टॉपिक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो टॉपिक है आपके, अपन को उसी के रिलेटेड पढ़ना फर्स्ट चैप्टर में, और उसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है साझेदारी, फर्स्ट टॉपिक है अपना फर्स्ट जो चैप्टर चल रहा है वो है साझेदारी, और उसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट टॉपिक है साझेदारी की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या आएगा कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो आएगी, उसमें कौन सा अधिनियम लागू हुआ, ये सारी चीजें आएगी, किस अधिनियम के अंतर्गत पार्टनरशिप आई, पार्टनरशिप क्यों करते हैं वो बताया जाएगा, ठीक है। अब साझेदारी विलेख, आपने इतना तो पता चल गया पार्टनर क्या होते हैं, ठीक है। बट विलेख में क्या होगा कि आप जो पार्टनरशिप कर रहे हो उसके अंतर्गत किस तरीके से करनी है, क्या क्या रूल होते हैं, ये सारी चीजें कहाँ बताई जाएगी, विलेख में बताई जाएगी आपको, ठीक है। अब बता क्या है, साझेदारों के विशिष्ट पहलू, साझेदार के कौन कौन से पहलू है, किस तरीके के साझेदार होते हैं, उनको क्या क्या करना होता है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत बताई जाएगी, ठीक है। साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, जो मतलब पूंजी खाते हैं उनके, पूंजी का मतलब क्या होता है, कैपिटल होती है अपनी, इंग्लिश में कैपिटल का मतलब तो पता है, पूंजी का मतलब पता है, चलो पूंजी खाते नहीं पता होगा आपको, पूंजी तो पता ही होगा। पूंजी क्या है, अपने पास जो अमाउंट है उसको पूंजी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना। तो वो जो पूंजी है अपने पास, अपन ने जो बिजनेस में लगाई है साझेदारी में, तो वो अपन को किस तरीके से काम में लेनी, ये तरीका बताया गया यहाँ पे, उनके खाते किस तरीके से बनाए जाएंगे, उनका अनुरक्षण किस तरीके से किया जाएगा, जो अपन ने पूंजी लगाई है उसमें क्या अपन ने अभी तक है ना किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, वो पूंजी अभी अपने पास कितनी पड़ी है, ये सारी चीजें किसमें बताई जाएगी, इसमें साझेदारों के पूंजी खातों में, ठीक है। अब साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन, अब अगर कोई भी साझेदार अपने बीच लाभ का विभाजन करता है, क्या करता है, लाभ का विभाजन कर रहा है, 5 हो पार्टनर, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, कितने पार्टनर्स क्यों नहीं हो, अगर वो पार्टनर्स लाभ का विभाजन कर रहा है, विभाजन क्यों करता है, विभाजन के जो भी तरीके होंगे वो कहाँ बताए जाएंगे आपको, साझेदारी विलेख में बताए जाएंगे। अगर आपने साझेदारी विलेख पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा साझेदारों के पूंजी खाते का अनुरक्षण किस तरीके से किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये पता होगा आपको। फिर पता होगा आपको लाभ का विभाजन किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक्स है ये विशिष्ट पहलू क्या क्या है साझेदारों खातों के, ये सारे यहीं पे बताए जाएंगे कि साझेदारों में कितनी % से लाभ विभाजन करना है, या साझेदार कौन सा किस है ना शर्त के साथ इंटर कर रहा है, वो पार्टनरशिप क्यों चाहता है, इसके बारे में उसको सब कुछ पहले ही पूछ लिया जाता है। और उसके बाद साझेदारी भी 2 प्रकार, मतलब जो साझेदारों का जो समझौता होता है वो 2 प्रकार का होता है, लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। लिखित के अंतर्गत क्या होता है कि लिखकर सारी बातें बताई जाती है, और मौखिक में क्या होता है कि बोल के बता दी जाती है। और जब भी करो, अब कोई भी बिजनेस करना चाहता हो तो मेरे हिसाब से लिखित समझौता सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपको खुद को पता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम लोग 99% लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात पर कभी अड़े नहीं रहते, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। अब उन पे बिलीव नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई पार्टनरशिप चालू करके कोई शॉप भी खोली है, कोई शॉप खोली है, कोई बिजनेस खोला है, तो उसमें क्या होता है, पहले तो अपन को जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि वो अब चलते हुए चलता है, इतना स्पीड तो चल नहीं सकता, अपने हिसाब से तो चलता नहीं है बिजनेस, तो वो क्या करते हैं, पहले तो हमको पैसे लगा देते हैं, फिर बाद में क्या होता है, पैसे तो लगा दिए, अब बाद में बिजनेस जो है अच्छा ग्रो करने लगे, बहुत अच्छा बढ़ने लगे, तो दूसरा पार्टनर क्या सोचेगा, उससे जेलस फील करने लग जाएगा, यार मेरे को इतने पैसे उसको क्यों देने पड़ रहे हैं, ये बिजनेस मेरा ही होता है तो कितना अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें थिंकिंग करने लग जाएगा। तो क्या करेगा फिर कि उसको किस तरीके से हटाना है, ये सारी चीज़ें, और किस वजह से अपनी बातों से पलटना है, ये सारी चीज़ें सोचने लग जाएगा वो। तो इसलिए आपने एक सिक्का भी देख रखा होगा, तो उसमें क्या होता है, 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग भी अलग होती है, एक पॉजिटिव वे में सोचता है, एक नेगेटिव वे में सोचता है, अपन किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते हैं। तो उसी हिसाब से लिखित और मौखिक समझौते होते हैं, इसलिए हमेशा मौखिक समझौता करना बेस्ट नहीं होता है। बेस्ट अगर आपको कभी भी बिजनेस करो तो लिखित समझौता करोगे, वही बेस्ट है। हमेशा कुछ भी करो आप, लिखित में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लिखित में होगा ना तो वो कभी नहीं बदल सकता अपनी बात से, ठीक है। अब एक साझेदारों के लाभ की गारंटी, ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है
अगर कोई पार्टनर है इस शर्त के साथ, मैंने अभी बताया था विलेज, कि विलेज में आपको बता दिया कि किस किस तरीके से करना है, जो भी होंगे वो मैं बता दूंगी उस टाइम जब पढ़ाऊंगी। तब उसी में आ गया साझेदारों का लाभ की गारंटी। एक साझेदार कोई होता है वो इस शर्त के साथ आता है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि जो अपनी फर्म है उसमें प्रॉफिट हो या हानि हो, लॉस हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को अपने पैसों से मतलब है। मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को इतना पैसा वापस चाहिए, हर महीने का हो या 3 महीने का हो, जितना भी है मेरे को इतना इतना चाहिए पैसे। तो वो उस हिसाब से अपने पैसे लगाता है। उसको गारंटी चाहिए होती है कि अगर मेरे को ये पैसे नहीं मिले, अगर प्रॉफिट में नहीं गई और लॉस में गई कंपनी, तो आप लोग मुझे ये पैसे दोगे। तो इस हिसाब से वो गारंटी के साथ ही, मतलब किसी की भी एक जने की गारंटी हो या सभी पार्टनर्स की गारंटी लेकर वो उस पार्टनरशिप में इंटर करता है। अब पूर्व साझ क्या है? पूर्व समायोजन, जो पूर्व में किए गए पास्ट एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें अपन ने की थी, इनका पूरा का पूरा समायोजन करके फिर उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक एक टॉपिक अच्छे से बता दिए कि इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड सब कुछ। अब ये चैप्टर से है अपने बहुत बड़ा चलने वाला है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा होगा, आपने खुद कॉपी में देख, किताब में देख रखा होगा, बुक्स में देखा होगा ना, बड़ा है। अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है, सेकेंड ईयर वाला बच्चा है, उसके अगर पार्टनरशिप का टॉपिक है अपने फर्स्ट ईयर में, तो है फर्स्ट ईयर में है, तो वो क्या करेगा, पार्टनरशिप का पूरा बड़ा टॉपिक है, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, तो वो भी ये क्लास ले सकता है, ताकि उसको क्या बेसिक क्लियर हो जाए। क्योंकि ट्वेल्थ में क्या होता है, ट्वेल्थ तो चलो पढ़ ली जैसे तैसे करके वो पास कर ली, फिर वो क्या आगे कॉलेज में जाता है तो क्या होता है, कॉलेज में बहुत सारी क्लासें भी ऐसी नहीं मिलती, अगर आप चाहते हो कि उसमें, तो उसमें क्या होता है पता है, नोट डाल के बता देते हैं, क्या बता देते हैं, आपने ये क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उस तरीके से होता है। तो फिर वो क्या करेगा, समझ में नहीं आया मेरे को, या फिर समझ में मेरे को पहले से ही पता है कि इस टॉपिक में ये होता है, बट मेरे को कुछ उसमें याद नहीं है, तो उसके लिए भी वो वापस वीडियोस देखता है। ठीक है, अब क्या है, साझेदार की प्रकृति। सबसे पहले मैंने बोला था साझेदार की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में बताया था मैंने विलेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या बताया मैंने, विशिष्ट पहलू कौन कौन से हैं, फिर पूंजी खातों के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाभ का विभाजन किस तरीके से करना है ये पढ़ेंगे, फिर बताया था लाभ की गारंटी और पूर्व समायोजन। अब सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ अपने साझेदारी की। साझेदारी की किसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, साझेदारी की। भारतीय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 में, पहले ये जो डेफिनेशन है अपने, पहले मैं ये डेफिनेशन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, आपको किसकी साझेदारी की डेफिनेशन बता रहे हैं। साझेदारी की जब डेफिनेशन बताते हैं तो उसमें एक अनुबंध आता है अपने, अधिनियम है कौन सा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसका भाग के अनुसार 4 भाग है। अगर कोई जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, किसकी कर रहा है, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या पूछ लेंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, एक तो ये पूछ सकते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कौन से भाग के अंतर्गत आता है, ये पूछ लेंगे, अनुभाग के अंतर्गत आएगा, तब आपको 4 लिखना पड़ेगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा, ये पूरा लिख दिया और 1932 लिख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, मतलब 1932 के अनुरक्षण अनुभाग 4 में क्या हुआ था, तो कौन सा था, भारतीय साझेदारी अधिनियम, साझेदारी के बारे में था, किसके बारे में था, साझेदारी के बारे में था, ये पूछ सकता है। एक तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन बन रहा है, अब वो किस तरीके से पूछे वो उस पर डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। एग्जामिनर क्या होता है, पहले से ही बता देता है कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आते हैं, पर वो देता उसके हिसाब से ही है, हमेशा बता देता है सिर्फ भाग में से, इस भाग में से इतने क्वेश्चन आने वाले, और कुछ नहीं बताएगा कि ये है कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आने वाले, ये कुछ भी नहीं बताने वाला, आपको पढ़ने उसमें सारे ही टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब क्या बोला था मैंने, हमने क्या पढ़ रहे थे, साझेदारी की परिभाषा पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 में साझेदारी उन व्यक्तियों
के बीच का संबंध है जो एक फर्म में होने वाले लाभ या हानि को विभाजन करने का निर्णय लेते हैं और वह व्यवसाय, वह फर्म, मैंने यहाँ पे फर्म लिखा इसलिए लिया, व्यवसाय लिख रहा है कोई तो व्यवसाय भी लिख सकता है, ठीक है। फर्म और व्यवसाय वही होता है। और वह फर्म उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी साझेदारों की आपसी सहमति से चलाने का निर्णय लिया जाए, ठीक है। अब मैं इसको वापस पढ़ के बता देती हूँ। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। किन व्यक्तियों के बीच का संबंध है? जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। जो एक फर्म में होने वाले लाभ या हानि को विभाजन करने का निर्णय ले। क्या अपन कोई भी बिजनेस करते तो क्यों करते हैं? लाभ या हानि को बांटने के लिए, ठीक है। लाभ या हानि को बांटने के लिए करते हैं। तो जो और वह फर्म उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा या सभी साझेदारों की आपसी सहमति से चलाने का निर्णय लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? साझेदारी कहेंगे। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाती हूँ फिर। अब मैंने क्या बोला था आपको? साझेदारी आपको पहले ही बता दिया था कि साझेदारी क्या है। साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जो भाग लेते हैं। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, आप जो लिखना चाहे वो। मैं बोल रही हूँ लिखूं या फिर यहीं पे लिख दूं? ठीक है, मैं यहीं पे लिख दूंगी, ठीक है। बाद में पहले मैं इसको समझा देती हूँ। उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से ही चालू होगी। यहाँ से पहले ये डेफिनेशन समझ। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। क्या संबंध है? अगर आप 2 पार्टनर हो, 2 या 3, 4 जो भी पार्टनर हो, आपके बीच में एक संबंध तो होना चाहिए। संबंध नहीं भी हो, ब्लड रिलेशन संबंध नहीं होता, ठीक है। ये होता है कि एक विश्वास होना चाहिए इस पे कि हाँ मुझे इस पर भरोसा है, तो ही वो अपना बिजनेस उस पर शुरू करने की कोशिश करेगा। नहीं तो अगर किसी को भरोसा ही नहीं हो उस पर, तो वो बिजनेस करने की उसके साथ कभी कोशिश नहीं करने वाला। उसकी बातें लिखित में भी होगी तो भी वो नहीं मानने वाला। तो क्या होता है? वो थिंकिंग होती है। तो ऐसा बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में, भले ही वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो या फिर इस तरीके के हो, ठीक है। संबंध है जो एक फर्म में होने वाले लाभ, फर्म में लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। कोई फिक्स चीज है क्या? लाभ भी होगा तो लाभ भी होगा, हानि होगी तो हानि होगी, कुछ भी हो सकता है, या तो लाभ हो या हानि हो। लाभ या हानि को विभाजन। अब लाभ होगी तो एक पार्टनर वहन करे, जरूरी है क्या? मेरे को अगर मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, पैसे मैंने और मेरे पार्टनर ने बराबर लगाए, तो मैं ही अकेले क्यों लाभ हानि वहन करूँ? अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्या पार्टनर बोलेगा कि प्रॉफिट तो तेरे पास अकेला रख? अगर ये हानि होगी तो वो बोल देगा वो भी कि चल हानि तो अकेला तेरे पास, तू ही वहन कर, इस बार की हानि मैं नहीं वहन करता, ये बोल देता है वो, तो तेरे पे पूरी हानि। बट प्रॉफिट होगा तो कोई नहीं बोलता कि अगर किसी को भी पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है इसलिए, ठीक है। तो एक ऐसा होता है कि लाभ विभाजन करने का निर्णय लिया जाता है कि किस अनुपात में लाभ विभाजन करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो सब। और वह फर्म उनमें से किसी एक के द्वारा, एक के मतलब है 10 पार्टनर है भले, बट 10 के पास टाइम नहीं। उन्होंने बोला कि कैपिटल तो हम लगा देते हैं, इतनी पूंजी चाहिए, पूंजी हम लगा देते हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं है।
तो जो बिजनेस है तू रन करना, बट हमें इंफॉर्मेशन एक एक चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या, सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए, बिना सहमति के एक साझेदार कोई भी अपना बिजनेस नहीं चला सकता, ठीक है। अब सभी साझेदार की आपसी सहमति से, क्या है आपसी सहमति, मतलब सभी साझेदारों को ये जो भी बात है उस पर यकीन होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे को आज तेरे पे यकीन है, तो हमसे कोई धोखा नहीं करेगा, तो हमसे कोई भी बात नहीं छुपाएगा। ये सारी आपसी सहमति होती है कि इस तरीके से करना है, कौन ऐसा है जो इसको बहुत अच्छे से संभाल सकता है, तो उसको ये सारी जिम्मेदारी दे सकते हैं। पर वो पार्टनरशिप में शुरू किया तो बिजनेस पार्टनरशिप में ही देने वाला है, क्योंकि उसने कैपिटल कम लगाई हो बट उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि वो सारा जो भाग दौड़ है वो बिजनेस की संभाल रहा हो। उनके हिसाब से जो भी उन्होंने किया हो वो ठीक है ना, तो चलाने का निर्णय लिया जाए। क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अब ये सब उस पर डिपेंडेंट करता है। एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नहीं लिया हो तो। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा चुकी थी, अब वही डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखवाई। किसकी लिखवाई थी, पार्टनरशिप की लिखवाई थी। अब पार्टनरशिप की मैंने एक और डेफिनेशन बोला था जिसकी मैं लिखवाऊंगी साझेदारी की, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में लिखवाई है, लिख लेना। दूसरी, साझेदार की परिभाषा। साझेदारी की परिभाषा, जब कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी सहमति से किसी व्यवसाय को चलाने का निर्णय लेते हैं और उस व्यवसाय के साथ लाभ हानि को बांटने का भी निर्णय लेते हैं, और व्यवसाय एक साझेदार द्वारा या सभी साझेदार साथ में आपसी सहमति से चलाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरे को नीचे वाला समझाने के लिए वापस वो लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बोला था क्या है, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 2 सदस्य होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए, 2। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 2 सदस्य होंगे तो ही बिजनेस चलेगा, तो एक सदस्य अकेला बिजनेस नहीं चला सकता, ऐसा कोई नहीं है। एक सदस्य अकेला बिजनेस चला सकता है, पर वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा, वो अपना सिंगल बिजनेस करेगा, ठीक है ना, पर्सनल बिजनेस। एक से अधिक व्यक्ति, कम से कम 2 हो या 2 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक उसकी यहाँ पर कोई बता ही नहीं चुके कि इतनी तक है लिमिट। आपसी सहमति से किसी व्यवसाय को चलाने का निर्णय लेते हैं और उस व्यवसाय के साथ लाभ हानि को बांटने का निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं, लाभ को और हानि। अब कोई भी व्यवसाय हो, जरूरी तो है नहीं बिजनेस शुरू करते ही उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है, अपने बिजनेस पे। तो वो जो पार्टनरशिप है तो उसमें सारे पार्टनर्स ऐसे होने चाहिए कि सारा लाभ हो तो हानि हो तो एक साथ भागीदारी बने। ऐसे पार्टनर भी होने चाहिए जो मेरे को तो लाभ भी चाहिए, हमेशा ये नहीं होता हानि हो तो तू वहाँ कर ले, प्रॉफिट होगा तो मैं वहाँ करूँगा, ऐसा कोई भी नहीं। और व्यवसाय एक के द्वारा या सभी साझेदार साथ में मिलकर चला सकते हैं, भले ही साझेदार एक ही इस व्यवसाय क्यों नहीं चला रहा। अगर एक व्यवसाय चला रहा है, सारे कार्यभार उसके पास है, तो उसको दूसरों, जब भी वो कोई भी निर्णय लेता है बिजनेस में, तो उसको दूसरे पार्टनर जो होते हैं उनको भी वो बताना जरूरी होता है कि मैंने ये निर्णय क्यों लेना चाहते हैं, तो उनकी सहमति भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन हो गई, 2 डेफिनेशन बताई, बट आप जब भी ये लिखो तो पहली वाली डेफिनेशन लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और दूसरी वाली भी अच्छी है, दूसरी वाली भी लिख सकते हो, दोनों साथ में भी लिख सकते हो, पर जो ये भारतीय साझेदारी अनुबंध है वो नहीं लिख पाओगे इसमें, और इसमें वो लिख पाओगे। ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है, ठीक है। साझेदार की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशिष्टता है, क्या है, विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है, महत्वपूर्ण। असेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य क्यों है। 2 या 2 से, पहला है इसमें 5-6 पॉइंट है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अनुबंध या साझेदार, व्यवसाय, पारस्परिक अभिकरण, लाभ को विभाजित करना, साझेदार के उत्तरदायित्व। इसमें क्या है, ये सारे बताए गए। इसमें सबसे पहले है अपने 2 और 2 मोर पार्टनर, कितने, 2 या 2 से अधिक पार्टनर हो सकते हैं। मैंने बोला कम से कम कितने होने चाहिए, 2, पर अधिकतर कितनी होती है, कुछ सीमा होती है उनकी भी, ठीक है, बट सीमा बताई नहीं गई, तो आपको यही लिखना है इसके अंतर्गत कि कम से कम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए। कम से कम पार्टनर क्या, कम से कम 2 और अधिकतम की
सीमा है, क्या है, पार्टनर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे साझेदार। कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और अधिकतम की एक सीमा है, उस सीमा तक ही होने चाहिए, ठीक है, सीमा की संख्या नहीं दी हुई है अभी तक। अब अनुबंध या साझेदार, अनुबंध या समझौता, जो समझौता हो रहा है वो किसको होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए होगा, लाभ हानि को बांटने के लिए, लाभ या हानि को बांटने के लिए हो सकता है, या फिर क्या होगा, एक व्यक्ति या सभी साझेदार मिलकर व्यवसाय करें, मिलकर कार्य करें। या तो क्या होना चाहिए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि को बांटने के लिए लिया होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, या तो एक व्यक्ति या सभी साझेदार मिलकर कार्य करें अपने फर्म में, उनका कोई समझौता होगा, अनुबंध होगा, उसी के हिसाब से ये कार्य चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है, क्या नहीं है, ये सब उसके अंतर्गत बताया गया होगा, अनुबंध के अंतर्गत। जो समझौता होगा उसके अंतर्गत, समझौता जो है वो अपन इसके बाद वाला जो टॉपिक है अपन उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस उसी के आधार पर होगा, मतलब लाभ है। एक व्यक्ति, मैंने यहाँ पे बताया था आपको पहले ही जब डेफिनेशन बताई, क्या बताया था, व्यवसाय एक साझेदार द्वारा या सभी साझेदार साथ में आपसी सहमति से चलाए, उसमें क्या हो, सबकी आपसी सहमति होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर भी यही बात लिखी, एक व्यक्ति या सभी साझेदार मिलकर चलाए, एक व्यक्ति भी चला रहा है तो भी सबके साझेदारों की सहमति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बिजनेस, अब हम बिजनेस अब किस तरीके का कर रहे हैं, क्या है उसमें, क्या क्या अनुबंध है, वो सारी की सारी बातें आ जाएंगी यहाँ पर। फर्म है तो किस तरीके की है, लाभकारी भी संस्था होती है, अलाभकारी संस्था होती है, उसमें अलग अलग पार्टनर अपने हिसाब से करते हैं। अब पारस्परिक अधिकरण, पारस्परिक अधिकरण में क्या, पारस्परिक अधिकरण में वापस यही आ जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब साझेदार दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी साझेदार में लाभ हानि बांटने का निर्णय लेते हैं, और या तो फिर उनमें से एक के द्वारा या सभी के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है, ठीक है। ये लाइनें वापस आ रही, मैं इसके अंदर लिखवा नहीं रही, मेन पॉइंट है जो मैंने आगे बता दी है, आप खुद एक बार किताब में पढ़ लोगे तो आपको आ जाएंगे अच्छे से, या फिर आप एक बार टॉपिक भी समझ लोगे तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा, पूंजी के आधार पर किया जाएगा या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है उसके आधार पर किया जाएगा, ये सारा उसके अंतर्गत बताया जाएगा। अब साझेदारों के दायित्व, साझेदारों का क्या दायित्व होता है कि जो भी साझेदार है अगर कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें सबके अलग अलग दायित्व होते हैं, कि या तो बहुत सारे लोग क्या, बहुत सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, अपना अपना काम बांट देते हैं, तो इतना काम करना, मैं इतना काम करूंगा यूं करके। और दूसरे पार्टनर्स क्या होते हैं कि एक पे ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, इसमें जो भी अपनी पूंजी होती है, पूंजी है उसके पूंजी पर सबका अधिकार होता है, लाभ पर जो लाभ होता है उस पर भी सबका अधिकार होता है, और हानि पर भी सबका अधिकार होता है, ठीक है। हानि या लाभ, हानि या लाभ हो, पूंजी पर सबका अधिकार होगा एक तो, और जो पूंजी है साझेदारों की अगर लॉस हो जाते हैं उसकी जगह पे, तो जो भी है ना उनके कर्तव्य होंगे, या फिर उनके जो बहुत सारे लोग जो होते हैं लोन लेके भी अपना बिजनेस चलाते हैं, तो जो भी उनका लॉस होगा, जो भी वो है ना बेचना चाहते हैं तो किस तरीके से बेचेंगे, उस लोन के आधार पर उनको सभी साझेदार जितने भी हैं उनको अपनी संपत्ति में जो भी पूंजी लगाई हुई है उसमें से दे दे के वो काम करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कोई साझेदार उस टाइम ये नहीं बोल सकता कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या पूंजी चुकाने के लिए भी बात की, जितनी भी पूंजी होगी वो सब चुकाना पड़ेगा उसको,
अब अपना एक बार मैं वापस समझा दूँ, ये मैंने अपनी बताई थी डेफिनेशन पार्टनरशिप की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने, कम से कम कितने होने चाहिए, 2, और उसके बाद अधिकतम की सीमा होती है, ठीक है। उसके बाद अनुबंध, अनुबंध जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस, एक व्यक्ति हो, प्रॉफिट भी बांटने का नियम होता है उनके, और एक व्यक्ति काम करेगा, ये सारे व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, ये सब भी उनका। बिजनेस किस तरीके से चलाते हैं अपन नॉर्मली वही लिखना है। आपसी अधिकरण में क्या हुआ है, कितनी पूंजी बांटने के लिए किया हो गया, लाभ विभाजन के लिए, लाभ या हानि। लाभ या हानि विभाजन के लिए कोई भी अनुबंध होगा, उसमें पारस्परिक अधिकरण क्या है वो बताया गया होगा। लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा ये भी बताया गया होगा उसके अंदर। पूंजी है तो पूंजी किस तरीके से, और लास्ट है साझेदारों के उत्तरदायित्व। साझेदारों का क्या क्या है, एक तो उनमें जो भी अगर बिजनेस में लाभ हानि होती है तो हानि होगी तो उसको किस तरीके से सब पार्टनर्स के बीच में बांटना है उसका भी होगा, और अगर हानि हो गई और उसके बाद बिजनेस बेचने की बारी आ जाए तो उनकी जो भी संपत्ति होगी साझेदारों की वो भी बाध्य होगी कि ये अपना ऋण चुकाए, लोन, ठीक है। लोन लेके ही बहुत सारे बिजनेस चलाए जाते हैं। अब सब व्यक्ति जो होते हैं अपने अपने हिसाब से लोन लेते हैं, सब लोग ये बात कर लेते हैं, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं ये बात कर लेते हैं कि हम इतनी पूंजी चुकाएंगे, हमने इतनी पूंजी लगाई है, तो उनकी पूंजी के आधार पर ही उनको लाभ मिलता है वापस। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये मिटा रही हूँ। मैं एग्जाम्पल बता रही थी आपको जिसमें ए, बी और सी कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी सी, जिसमें एक ने लगाए 5 लाख रुपए, दूसरे ने लगाए 6 लाख रुपए, और तीसरे ने कितने लगाए 2 लाख रुपए। अब बिजनेस है इसी तरीके से चलेगा, कोई ज्यादा लगाए कोई कम लगाए। अब ये चीज बताओ मेरे को, अगर प्रॉफिट होता है तो इसको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर प्रॉफिट होता है इसको भी ज्यादा मिलेगा बट इसको कम मिलेगा। वैसे ही लॉस होगा तो ये भी वैसे ही चलने वाला है, क्योंकि जो जितनी पूंजी लगाती है उसको उतने अपना है ना जो भी होता है प्रॉफिट और लॉस अफोर्ड करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज तो पता है, ये 2 बिंदु आगे मतलब किसका है, अनुपात का है। अब मैंने यहाँ पर 2 लगाए, दिख रहे, यहाँ पर 2 लगाए, यहाँ पर 2 लगाए, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले इस अनुपात को निकालना, तो अपन क्या करते हैं, जितने भी कट रहे होते हैं उनको काट देते हैं, काटते हैं। अब 5, 6 और 2 नहीं कट रहे तो उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला आपको कि जो है ना अपनी फर्म है, ठीक है, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय को लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 8 लाख का, कितना हो रहा है 8 लाख का लाभ हो रहा है। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, बी, ए, बी, सी तीनों को किस किस भाग में मिलेगा ये लिख दिया, ठीक है। कितना कितना मिलेगा, ये लिखा मैंने। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये टोटल कितने, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 13 हो गए अपने। तो 13 को जो होंगे वो नीचे रखेंगे, और सबसे पहले क्या आपने 5 लाख है, ए को निकालने के लिए 8 लाख में से करना था ना, 8 लाख। फिर कितना ये किसका निकाल रहे, ए का निकाल रहे, तो इसको काट के जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे अपन। बी के लिए भी वापस इसी तरीके से करेंगे, 8 लाख है, 8 लाख ऊपर 13 नीचे, और बी का कितना है 6 है, और सी का क्या करेंगे, सी का भी वही करेंगे अपन, ठीक है। 8 लाख है, 8 लाख के नीचे 13, 13 के बाद ये कितना आ गया अपने 2। तो इसी तरीके से इसका आंसर निकलने वाला अपने। अब जो भी कट रहे होंगे वो काट के मेरे को बताना, ताकि मेरे को पता चले कि आपने ये सवाल किया कि नहीं किया, इस बात को समझ में आया कि नहीं। आपने 10th क्लास में भी किया होगा
कि इस तरीके से लाभ बांटते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ, इतना काटने के लिए दूसरा सारी चीज मैंने कर दी है, या फिर एक ऐसे ही सवाल दूं मैं आपको। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय, कमिंग सून। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।